वेलकम बैक। निज़ाम मजबूत, तहरीक इंसाफ के अराकीन को तोड़ने की कोशिशें, पंजाब असम्बली के अराकीन के खिलाफ रेफरेंस दायर, ये वो तमाम तर बातें हैं और साथ में केपी हुकूमत को गिराने की साजिश की खबरें। इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पूछेंगे अपने दोनों तज्जिया निगारों से। इन फोकस हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और अतहर काज़मी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मुज़म्मिल, क्या नून लीग ने यह तय कर लिया है, या हुकूमत ने, मैं कहूँगी, कि हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जिससे तहरीक इंसाफ के अरकान को या तो तोड़ा जा सके या फिर उनको रास्ते से हटाया जा सके, जो कुछ हमें पंजाब असम्बली में नज़र आ रहा है, या जिस तरह से ये ख़बरें हैं कि और बहुत सारी विकटें गिरने वाली हैं और मुलाकातें करवाई जा रही हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से मुअत्तल करने की बात है, तो पीटीआई ने अपने दौर में मुतअद्दिद बार अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया और ऐसी बात तो नहीं है। उससे पहले भी कई एतवार हैं जिसमें पार्लियामेंट से जब अरकान जो हैं वो कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें मुअत्तल किया जाता है। तो अगर तो आप ये समझती हैं कि ये नून लीग ने पहली दफ़ा किया है और इससे पहले पार्लियामेंट में ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं, सब्तैन खान पंजाब असम्बली में ऐसा नहीं करते रहे या असद कैसर ऐसा नहीं करते रहे, तो यकीनन आपकी तनकीद बहुत जायज़ होगी और मैं समझूंगा कि भई ऐसी रवायत क्यों डालनी चाहिए। मुज़म्मिल, लेकिन मुअत्तली अगर ये एक तरफ है रिवायत रही है, लेकिन डी सीट करना, स्पीकर के पास तो डिसीट करने का कोई इख्तियार नहीं है। देखिए, ये देखा जाएगा कि उन्होंने कोई, मेरा ख़्याल है ये मुअत्तली जो रेफ़रेंस है ये मुस्तरद हो जाएगा, क्योंकि आइन में गालियाँ निकालने की कोई सज़ा नहीं है, बदतमीज़ी की कोई सज़ा नहीं है। हाँ, आप खिलाफ वोट डालें उसकी सज़ा ज़रूर है, आप गालियाँ निकालें, चपेड़े मारें, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करें, कोई भी जमात करे, इसकी कोई सज़ा नहीं है। लिहाज़ा मेरा ख़्याल है ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक है। मेरा जब इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो मुस्तरद हो जाएगा रेफरेंस, क्योंकि इसके पीछे कोई मुझे तो आईनी और कानूनी जवाब नज़र नहीं आता। सही। मुअत्तली तक जो स्पीकर का इख्तियार था उसने इस्तेमाल किया है। अब वो एक रेफरेंस भेजना चाहता है कि जी इन्होंने गालियाँ निकाली हैं, इन्होंने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया है, लेकिन मैंने काफ़ी आइन पढ़ा है, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने पर कोई डी सीट नहीं है। हाँ, पार्टी से खिलाफ वर्जी पर ज़रूर डी सीट है। पार्टी का तकद्दुस पार्लियामेंट के तकद्दुस से ज़्यादा अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इट इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपने बिल्कुल दुरुस्त किया कि इसमें कहीं गुंजाइश नज़र नहीं आती और ये मुस्तरद हो जाएगा। लेकिन अगर बात है उस एक्शन की, यानी उस सोच की कि आप इस हद तक जाएंगे, जबकि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुज़म्मिल ने कि बहुत दफ़ा हुआ है कि हर स्पीकर ने कई अरकान को मुअत्तल भी किया है, लेकिन यहाँ ये लगता है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो हमारी जमात में या सफ़ में आते हैं, दुरुस्त, वरना फिर इनको डीसीटी कर दिया जाए। देखिए, असल अलमिया ये है कि माजी के अंदर भी असेंबलियों के अंदर हंगामा राई भी होती रही, 90s में भी यहाँ पे सब कुछ होता रहा, जिस किस्म के नारे लगते रहे, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि कोई नारा हमें पसंद नहीं आया तो इसको हम डी सीट करवा देंगे। और स्पीकर साहब जो हैं वो तो आज भी कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे इस तरह की हरकतें करते हैं, आइन को वो नहीं मानते, तो उनका तो असेंबली में बैठना बनता ही नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर वो माइंड सेट है जिसको आप इस वक्त फेस कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब ने आइन पढ़ा, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा आइन में उनको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों से नादिया आपको कहीं पे आइन नजर आया? मैं तो मुज़म्मिल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक-एक कॉपी आपको और मुझे भी भिजवा दें, ताकि हमें पता तो चले कि इस आइन के अंदर क्या-क्या लिखा है। क्या इस आइन के अंदर ये लिखा हुआ है जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, वक्त पे इलेक्शंस नहीं होते? तो इनसे ये एक्सपेक्ट करना मौजूदा हुक्मरानों से कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे उसमें आईनी जवाब ये है नहीं, इसमें पसंद नापसंद और ताकत का ज़ोम है, जो हमारा दिल होगा वो हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो हमें ऐसी सिचुएशन का सामना है। अच्छा, तो मुज़म्मिल, फिर ये खैबर पख्तूनख्वा, देखिए इस वक्त तमाम तर फोकस जो है, जब हम पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट से निकले, उसके बाद इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से निकले, अब सारा फोकस डोमेस्टिकली हमको बजट के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ मरकूज हुकूमत का नजर आता है। और कई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं या चहमगोइयाँ हैं जिससे तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी परेशानी है, ज़ाहिर है। तभी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी रवा हफ्ते एक इजलास होता है उनका, वहाँ पर मशावरत भी होती है और उसके बाद वो इमरान खान साहब के लिए फ़ैसले तक कि तमाम तर मामला उन तक लेकर जाया जाएगा। लेकिन क्या बात क्या है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गिराने की साजिश की खबरों में आप समझते हैं
कि इसमें सदाकत भी है और कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन इत्तेहाद मिलकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को टेक ओवर करे? अगर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बदला जाएगा तो दूसरा वज़ीर आला भी तहरीक इंसाफ से ही आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि मौलाना अपना वज़ीर आला ले आए या नून लीग अपना वज़ीर आला ले आए। मैं इसकी 2 मिसालें देता हूँ। आज़ाद कश्मीर में जब हुकूमत की तब्दीली हुई तो आज भी तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आज़म है, और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आला है, अगर एक वज़ीर आला के हटने के बाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गंडापुर को हटाने की कोई कोशिश है। मैंने अतर काज़मी के प्रोग्राम में भी कहा था, गंडापुर ऐसा कौन-सा काम कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए? और गंडापुर ने ऐसी कौन-सी मरकज़ की बात नहीं मानी कि आप उनको हटाने के बारे में सोचें? ठीक है। गंडापुर ने इन टाइम बजट पास किया है, सरप्लस बजट दिया है, वफाक के हर इजलास में शरीक होते हैं, वफाक के साथ हर जगह ताउन करते हैं। मुझे नहीं नजर आता कि कोई आपको फॉरवर्ड ब्लॉक तो आप तब बनाते हैं जब आपको उसकी जरूरत हो। तो फिर वो ललकार क्यों रहे हैं मुजम्मिल? व्हाई इज ही सेइंग? गंडापुर साहब, आपने देखा जिन अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया और कहा कि जितनी कोशिश करनी है कर लें और आप कर नहीं सकते, और उन्होंने लफ्ज कोट अनकोट औकात का इस्तेमाल किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें गंडापुर के अल्फाज पर नहीं उसके अमाल पर जाना चाहिए। गंडापुर के अल्फाज जो हैं वो उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस पीटीआई के लिए होते हैं, वो अतर काज़मी के लिए हैं। वो सुने और उनसे खुशी करें, महसूस करें और कहें मेरे वज़ीर आला ने बहुत ललकार दिया है, ऐसी की तैसी फेर दी है। उनके उनके अमाल जो हैं वो हुकूमत के लिए होते हैं कि देखें आई एम वेरी सबवर्ट टू यू, और मैं आपसे मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। उनके 2 चेहरे हैं। उनकी पॉलिसी और पोस्चर के फ़र्क को समझें। अगर आपने गंडापुर को समझना है तो आप उनकी पॉलिसी और पोस्चर के फ़र्क को समझ कर चलें। उनकी पॉलिसी जो है वो और है, उनका पोस्चर कुछ और है। उनके पोस्चर से एस्टैब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इससे भी घटिया अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काम वही करें जो वफाक को और एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए, वो करते रहें। उनके अल्फाज से कोई मैटर नहीं करता है। उनके डोमेस्टिक ऑडियंस खुश हो जाती है। देखें ना, कल से आप भी बहुत खुश हैं कि बड़ा अच्छे अल्फाज दिए हैं, ललकार दिया है, ये कर दिया है। व्हाट डज इट मैटर टू द एस्टैब्लिशमेंट या फेडरल गवर्नमेंट? उनके सारे काम हो रहे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। ये गुफ्तगू को मैटर करती है। उन्होंने चंद पीटीआई के हामियों और यूट्यूबर्स के लिए ये गुफ्तगू की है ताकि उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, क्या क्या सिर्फ यही बात है अतर, या फिर ये इसको हम इस अंदाज से या इस जाविये से भी देख सकते हैं कि विद इन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गंडापुर साहब के हवाले से बड़ी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो जुनेद अकबर साहब हो, वो सामने कुछ भी हो, लेकिन आपके पास भी ये इत्तलात हैं कि अंदरूने खाना हालात सब गंडापुर साहब के फेवर में नहीं हैं? क्या ये उनको ललकार रहे थे कि अगर आप इमरान खान साहब के पास जाकर मेरी शिकायतें करें, मुझे हटवाने की कोशिश करें, तो ये मुमकिन नहीं होगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि गंडापुर साहब की हुकूमत को कोई खतरा है। जिस तरह मुजम्मल साहब ने भी कहा, मुजम्मल साहब भी साल में एक आधी बात दुरुस्त करते हैं और ये इन्होंने दुरुस्ती की है, मेरे प्रोग्राम में भी की थी और आज आपके प्रोग्राम में भी इन्होंने फरमाया। तो मैं इनसे एग्री करता हूँ कि गंडापुर से कौन सा क्या है, क्या इस निज़ाम को गंडापुर साहब से खतरा है? कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से ये निज़ाम खतरे में आ जाए या जिसकी वजह से वफाक को कोई खतरा हो? और गंडापुर साहब इनको क्यों ललकार रहे हैं? क्या इन्होंने कोई आके उनकी हुकूमत तब्दील कर देनी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि गंडापुर साहब वो अपनी ऑडियंस के लिए, अपने उसको चीज़ों को एक तरह से लोगों को रैली करने के लिए तो वो ये कह सकते हैं और इस किस्म की वो बात करें। बाकी मुझे उसमें कोई, जिसे कहते हैं ना, वज़न नज़र नहीं आता कि अचानक वफाक भी और इदारे भी हर कोई गंडापुर साहब को फारिग करना के चक्कर में आ जाएगा। अगर वो जाएंगे तो उनके बाद कौन आएगा? क्या उनके बाद जो बंदा आएगा वो क्या पता सिर्फ बातें ना करे, वो मजीद कोई एक्शंस भी करे। दूसरी बात ये है कि मसला इस वक्त ये नहीं कि गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, मसला ये है कि इस वक्त वफाक में से किस किस्म की बातें हो रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए दानिश्वर किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मुजम्मल साहब की बातें सुने तो लगता है ऐसे है कि ये आईनी बेंच के जज हो सकते हैं, इतने आइन 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 ये करते हैं। लेकिन जो निज़ाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है और जिस तरीके से आइन के साथ किया जा रहा है, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सीटें बांटी गई हैं, अब ये सारी हुकूमत की तब्दीली कैसे हो रही है या इसकी बात क्यों हो रही है? इसलिए कि वो लोग जिनको वोट ही नहीं पड़ा, उनके माबैन सीटें बांट दी गई हैं। वोट किसी और को पड़ा है, सीटें किसी और को दे दी गई हैं और यही हालत आपकी वफाक में है।
यही हालत आपकी पंजाब में है। लेकिन यहाँ पे हुकूमत वाले भी सुबह से शाम तक आइन आइन करते हैं, मुजम्मल साहब जैसे दोस्त भी सुबह से शाम तक आइन आइन करते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा हुकूमत को कि अगर आईनी अदालत बनती है 27वीं तरमीम के बाद, तो मुजम्मल साहब को भी लगा दिया जाए। हमारे प्रोग्राम में बैठ के तो ये अदालत लगाते ही हैं, फैसले भी सुनाते हैं, कभी आपके खिलाफ कभी मेरे खिलाफ। इन्होंने 1-2 फैसले तो इसी प्रोग्राम में सुना दिए, तो मेरे ख्याल में इनको भी आईनी अदालत में बताया जाए। मुजम्मिल बड़े खतरनाक जज साबित होंगे। मैं कोशिश होगी कि मेरा और अथर का कोई केस कम से कम आप तक ना आए, इनकी अदालत में ना लगे। बट मुजम्मिल, जैसे ये 27वीं तरमीम की बात हो रही, मैं निज़ाम पर आऊंगी, क्योंकि निज़ाम तो अब सब कहते हैं, जो जिन दानिश्वरों का जिक्र किया कि बड़ा मजबूत हो गया है। लेकिन देखिए, जो मजबूती है निज़ाम की, चले पहले यही बात कर लेती हूँ, क्या माजी में हमने नहीं देखा निज़ाम तब्दील होते ही होने में कुछ ही चंद दिन बाकी होते हैं, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ी मजबूत नज़र नहीं आती थी कि जनरल बाजवा साहब के साथ वो बड़े सेम पेज पर हैं, और उस वक्त की ऑपोजिशन यानी नून लीग के लिए ये लगता था कि इनकी तो शायद सियासी जो हिकमत अमली है वो भी फेल हो रही है, सियासत भी ख़त्म हो रही है। लेकिन आपने देखा एकदम कैसा सब कुछ तब्दील हुआ। आज के हालात में क्या ये जमातें ये समझती हैं कि ये निज़ाम ही कंटिन्यू रहेगा और वो उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे और कभी तब्दील नहीं होगा? निज़ाम कब तब्दील होता है? निज़ाम तब्दील होता है जब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई हो जाती है, वरना तो 129 दिन धरना भी हो तो बेमुराद ही लौट जाते हैं वापस। तो निज़ाम की तब्दीली के लिए तो आप समझें कि एस्टेब्लिशमेंट से पिंडी और इस्लामाबाद की लड़ाई ज़रूरी है। पिंडी और इस्लामाबाद की लड़ाई हमने देखी जब DGI-SI की तैनाती पर लड़ाई हुई, और उसके नतीजे में सब कुछ हुआ। मुझे और आपको वो कहानी इस शो में, आपके पास टाइम कम होता है, सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज खत लिखते हैं, अभी परसों भी उन्होंने रोज खत लिखते हैं पिंडी को, और वो रोज पिंडी से बात करना चाहते हैं। जब पिंडी की और इस्लामाबाद की लड़ाई होगी, मैं और आप जरूर निज़ाम की तब्दीली पर बात करेंगे। पर आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तादमे गुफ्तगू, मुझे ये लड़ाई नजर नहीं आ रही, तो निज़ाम मुस्तहकम नजर आ रहा है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि पिंडी इस निज़ाम को मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, वरना पिंडी ने हमेशा निज़ाम को डामाडोल रखा है ताकि वो बवक्त ज़रूरत निज़ाम को बदल सके, 5-10 वोट उसके हाथ में हो और 5-10 वोटों से ही बदला जा सके। क्योंकि पिंडी को 2/3 को बदलने के लिए तो फिर उसे एक किस्म की मार्शला लगाना पड़ जाता है ना, 99 की तरह 2/3 में। अगर पिंडी निज़ाम को मुस्तहकम कर रहा है, मैं अतर कादरी साहब की बात मान लूं, या अदलिया निज़ाम को मुस्तहकम कर रही है, क्योंकि मेरे नजदीक तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, आईनी बेंच का फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला, 3 अदालतों ने मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी हैं। एक अदालत ने दी, 3 अदालतों ने दी हैं, एक अदालत से नहीं मिली। एक अदालत ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसने आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की है, आइन की सहूलतकारी की है इनको सीटें देने के लिए, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुडिशरी हो या बाय अतर काज़मी हो, दोनों जगह काबिल कबूल नहीं है कि वो अपनी मर्जी का आइन लिख सकें। वो चाहे मंसूर अली शाह लिखे, चाहे अतर काज़मी लिखे, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट नहीं किया जा सकता कि जी वो, चूंकि उसके ऊपर जुडिशरी की स्टैंप है, तो लिहाजा आप री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट करते हैं। ये रस्म भी खत्म होनी चाहिए। मुल्क की अदलिया को री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक और जुडिशियल एक्टिविज्म की एक आदत पड़ गई है। नहीं तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये रस्म सारी खत्म नहीं हो गई? नहीं, मैं समझता हूँ अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि आईनी अदालत बननी चाहिए। आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट आधा तीतर आधा बटेर है, और ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाने चाहिए, ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए कि इस जज को बेंच में डालें, इस जज को ना डालें। अच्छा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अपने जजेस हों, वो सारे वहां बैठकर सुन लें। तो मेरा तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हामी हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, उस वक्त एक कॉम्प्रोमाइज था बाय द गवर्नमेंट, मौलाना फजलुर रहमान और PTI के लिए, वरना बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की थी। तो मेरे ख्याल में मैं आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हामी हूँ, और मैं समझता हूँ कि आईनी अदालत बननी चाहिए, और आईनी अदालत के पास आईनी मामलात होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी का केस सुनना चाहिए। दूसरा, मैं जजेस की ट्रांसफर के हक में हूँ।
जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स को अपनी रजीम बना लेते हैं। अच्छा। और जैसे को मेरा मतलब है किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, वैसे वो उसको बना लेते हैं। पूरी दुनिया में जज हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का ऑर्डर है जो होना चाहिए और हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ें तो ज़रूर पेंडिंग हैं जिनके मैं हक में, और मैं समझता हूँ जुडिशियल रिफॉर्म्स में ये होना चाहिए। और जुडिशियल रिफॉर्म्स यू मीन कि 27वीं तरमीम जिसका कि बड़ा तस्करा है उसमें ये अनफिनिश्ड एजेंडा होगा? यस, और मैं इस बात के भी हक में हूँ कि जब आप फौजी तनसीबात पर हमला करें तो उसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।